हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सेट 2023 में पूछे गए इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स। ग्रुप ए में दिया है मर्केंटिलिज्म, थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियोरी और फोर्थ है फैक्टर एंडोमेंट थियोरी। ग्रुप बी में है हेक्सचर एंड ओलिन, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ और मेंटेनिंग फेवरेबल बीओपी। हमें इन्हें मैच करके सही आंसर बताना है। ये सभी क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज क्या करती हैं? ये एनालाइज करती हैं पैटर्न। इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से होगा, उसका क्या पैटर्न है, ये एनालाइज कर दो कंट्रीज के बीच में जो गुड्स हैं वो किस तरीके से ट्रेड होंगे और ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी गुड्स एडवांटेजियस होंगे, किस गुड के ट्रेड में ज्यादा एडवांटेज है, ये थियरी एक्सप्लेन करती है। जैसे इंडिया में स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता है, तो इंडिया को बेनिफिट है या एडवांटेज है स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करने में। अब ये जो थियरीज हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक है आपकी ट्रेडिशनल थियरीज और दूसरी है मॉडर्न थियरीज। ट्रेडिशनल थियरीज में चार थियरीज हैं। पहली है मर्केंटिलिज्म, दूसरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज, थर्ड है कंपैरेटिव एडवांटेज और फोर्थ है फैक्टर एंडोमेंट थियरी। दूसरी है मॉडर्न थियरीज, इसमें है कंट्री सिमिलैरिटी थियरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू ट्रेड थियरीज और नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थियरीज। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है ट्रेडिशनल थियरीज। ट्रेडिशनल थियरीज में सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए है मर्केंटिलिज्म। तो मर्केंटिलिज्म ये एक ओल्डेस्ट थियरी है, इसको दिया था रॉबर्ट मून ने और ये एसोसिएटेड है आपकी मेंटेनिंग फेवरेबल बीओपी से। दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसमें जो मेजर लिया गया है कंट्री की वेल्थ का, उसको माना गया है गोल्ड को। दूसरा है थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये दिया है एडम स्मिथ ने। थर्ड है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, ये दिया है डेविड रिकार्डो ने। और फोर्थ आपका दिया है फैक्टर एंडोमेंट थियरी, ये दिया है हेक्सचर एंड ओलिन ने। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है इन सभी थियरीज का। आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, मालदीव्स, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। चलिए सार्क के बारे में देख लेते हैं। SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 8 दिसंबर 1985 इन ढाका। टोटल सार्क में 8 मेंबर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सेक्रेटरीट इसका काठमांडू में है, जो कि बनाया गया था ऑन 17 जनवरी 1987। सार्क को फॉर्म करने का जो आइडिया है ये फर्स्ट टाइम आया था 1979 में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट लेट जिया उर रहमान को। सार्क डिक्लेरेशन को इनर 7 कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स ने अडॉप्ट किया था 1983 में ढाका में, जहां एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की जा रही थी। तो 5 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन थे, जिसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, मेटीरियोलॉजी, हेल्थ और पॉपुलेशन एक्टिविटीज को कंसिडर किया गया था थ्रू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो वो मेंबर नेशंस जिन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया था वो थे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था सार्क को अप्रैल 2007 में एज एन 8th मेंबर। सार्क का फर्स्ट समिट ढाका में हुआ था 7 to 8 दिसंबर 1985 में। स्टैंडिंग कमेटी को अप्रूवल मिला था, साथ ही साथ सार्क सेक्रेटरीट को एस्टैब्लिश करने का अप्रूवल मिला। एक ऑफिशियल एम्बलम सार्क का बनाया गया और इंडिया में उस दौरान प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी।
अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इस एसोसिएशन के। पहला है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। साउथ एशिया में रहने वाले लोगों की वेलफेयर करना और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाना जो रीजन है उनके बीच में, और हर इंडिविजुअल को एक डिग्निटी के साथ जीने की अपॉर्चुनिटी देना और वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर सके। नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस हो साउथ एशिया की कंट्रीज के बीच में, उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट है म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन की तरफ कंट्रीब्यूट करना एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में, यानी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के दौरान आपस में इन कंट्रीज में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन हो। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड्स में एक्टिव कोलैबोरेशन करना और म्यूचुअल असिस्टेंस देना। अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करना। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल फोरम्स में जहां भी कॉमन इंटरेस्ट है वहां पर ये कंट्रीज क्या करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सिमिलर एम और पर्पस है उनके साथ भी कोऑपरेट करना। तो अगर हम वापस से क्वेश्चन पर आए, which of the following countries was not a member of SARC when it was established in 1985? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान। सार्क को भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है इस वीडियो में, तो आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is not a form of non-tariff barriers? ऑप्शंस हैं कोटास, लाइसेंसिंग, बार्गेनिंग और वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। तो देखिए फॉरेन ट्रेड की जरूरत क्यों है या फॉरेन ट्रेड के क्या बेनिफिट्स हैं। तो हर कंट्रीज की जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक दूसरे से बहुत अलग है, या हम कह सकते हैं कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस हर कंट्री में जो टेक्नोलॉजीज हैं, स्केल ऑफ इकोनॉमी है, ग्रोथ है, ये सभी क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। तो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो कंट्रीज होती हैं वो फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं ताकि जो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको वो इंक्रीज कर सके। फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसीज हैं वो हो सकती हैं आउटवर्ड ओरिएंटेड। आउटवर्ड ओरिएंटेड का यहाँ पर मतलब है आपका फ्री ट्रेड। दैट मीन्स जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कम इन्फ्लुएंस करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड डिसीजंस को। दूसरे होते हैं इनवर्ड ओरिएंटेड। इनवर्ड ओरिएंटेड टॉक्स अबाउट फेयर ट्रेड। इनवर्ड ओरिएंटेड क्या बात करता है, फेयर ट्रेड पॉलिसी की। दैट मीन्स फेयर ट्रेड सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को एक्टिवली इंटरवीन करना चाहिए जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है इसमें, ताकि उनको ग्लोबल मार्केट में एक फेयर शेयर मिल सके। और इस पॉलिसी को हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड की जा सके या उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है वो दो तरीके से किया जा सकता है, आइदर टैरिफ बैरियर्स यूज करके और नॉन टैरिफ बैरियर्स को यूज करके। टैरिफ बैरियर्स आर बेसिकली द टैक्स इम्पोज्ड। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान टैक्स लगाया जाता है गुड्स पर, उनको हम कहते हैं टैरिफ बैरियर्स, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं गुड्स की प्राइस को। नेक्स्ट है नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस या प्रोसीजर्स, पॉलिसीज जो टैरिफ्स के अलावा लगाई जाती हैं, जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, उनको हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कोटास, सब्सिडीज और अदर्स में आपका आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स, एम्बार्गोज, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज और करेंसी कंट्रोल। कोटास का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी फिक्स कर देना कि कितना इंपोर्ट किया जा सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड में, यानी जब लाइसेंस इशू किया जाएगा उस टाइम बता दिया जाएगा या उस समय क्वांटिटी फिक्स कर दी जाएगी कि कितना इंपोर्ट एक स्पेसिफिक पीरियड में किया जा सकता है। अगर इसको ब्रेक किया जाता है या एक्सीड हो जाती है लिमिट तो उस केस में पेनाल्टी लगाई जाती है।
दूसरा क्या है, सब्सिडीज है। सब्सिडीज एक तरीके का आपका फाइनेंशियल एड हो सकता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या एक गवर्नमेंट इंसेंटिव होता है टू द बिजनेसेस। ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे कैश दिया जा सकता है, ग्रांट्स दी जा सकती है, या फिर लो इंटरेस्ट पे लोन्स दिया जा सकता है, टैक्स में कमी की जा सकती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको और प्रमोट किया जा सके। अदर्स में पहला है प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या किया जाता है कि जो फॉरेन गुड्स होते हैं उनको जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं या जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको पास करना पड़ता है कंट्री में सेल करने से पहले। नेक्स्ट है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है कंप्लीट बैन, कंप्लीट बैन ऑन वन और मोर प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स पर कंप्लीट बैन लगाना, और ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नॉन ट्रेड बैरियर है। और ज्यादातर क्या किया जाता है कि कोई पॉलिटिकल गोल उसको पूरा करने के लिए, या लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स पे कंप्लीट बैन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट बता देती है जो प्रोड्यूसर्स को डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक अमाउंट बना देती है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसमें लोकल मटेरियल, लोकल लेबर या लोकल इनपुट्स को यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, गुड ए, तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि एटलीस्ट 40% आपको डोमेस्टिक इनपुट्स का यूज करना पड़ेगा इसको प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस। इसमें रेगुलेटरी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं जो इम्पोर्ट्स हैं उनको डिले करने के लिए। और लास्ट है करेंसी कंट्रोल। करेंसी कंट्रोल्स में जो करेंसी है उसकी कन्वर्टेबिलिटी किसी पर्टिकुलर करेंसी में, उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। वापस से हम अगर क्वेश्चन को देखें तो मैं बताना था इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर का फॉर्म नहीं है। तो पहला देखिए कोटास बिल्कुल सही है, दूसरा लाइसेंसिंग भी सही है, तीसरा बार्गेनिंग, ये नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, और चौथा दिया है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं VER। तो देखिए वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट का मतलब है कि जब कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री खुद से कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा दे किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी पर्टिकुलर रीजन में, और ये जो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट है ये जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसके रिक्वेस्ट पर एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाती है। इससे क्या फायदा होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री को कि उसको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे कुछ कंट्रोल मिल जाता है, और इंपोर्टिंग कंट्री उसके ऊपर जो टैरिफ्स या कोटास लगाती है इससे वो बच सकती है। तो ये भी एक तरीके का नॉन ट्रेड बैरियर्स का फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बार्गेनिंग, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स का फॉर्म नहीं है। ट्रेड बैरियर्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which theory postulates that countries will export those goods that make intensive use of factors that are locally abundant while import goods that make use of factors that are locally scarce? Options है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हेक्सर एंड ओलिन थियरी, थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बात हो रही है हेक्सर एंड ओलिन थियरी की। हेक्सर एंड ओलिन थियरी को हम फैक्टर एंडोमेंट थियरी भी कहते हैं या फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी भी कहते हैं। ये थियरी बताती है इंटरनेशनल ट्रेड को अवेलेबल फैक्टर्स के टर्म्स में, और इसमें एक अजम्पशन है कि जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है अक्रॉस द नेशंस वो कांस्टेंट है। ये थियरी दिया है एली हेक्सर और बर्टिल ओलिन ने इन द ईयर 1933। ये थियरी एक्सप्लेन करती है कि एक कंट्री को जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो फैक्टर्स लग रहे हैं वो अगर लोकली अबंडेंट हैं यानी लोकली अवेलेबल हैं, उनको उन फैक्टर्स को यूज करके जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए वो लोकली अवेलेबल नहीं है, उनको एक कंट्री क्या करे, इंपोर्ट करे। यानी लोकली अवेलेबल फैक्टर्स अगर है, लोकली अबंडेंट है, उन फैक्टर्स का यूज करके प्रोडक्ट बनाए और उनको एक्सपोर्ट करे।
और जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में जिन फैक्टर्स की ज़रूरत है और वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो ऐसे गुड्स को या ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या किया जाए, इम्पोर्ट किया जाए। ये कहती है कि जो दो कंट्रीज जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है उनके बीच में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हेक्सचर एंड ओलिन थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a type of BOP disequilibrium? ऑप्शंस हैं साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम और डेमोग्राफिक डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब सरप्लस या डेफिसिट की सिचुएशन होती है तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में जब इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं तो उस केस में सिचुएशन क्या होती है, डेफिसिट की होती है। और अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं तो उस केस में सिचुएशन क्या होगी, सरप्लस की होगी। तो ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन शो कर रहा है। दैट मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर नॉट एट एन इक्वल लेवल। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम है ये कई तरीके का हो सकता है या कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है। जैसे पहला है आपका स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, दूसरा है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, थर्ड है टेक्नोलॉजिकल, फोर्थ है शॉर्ट रन, फिफ्थ है आपका सेक्युलर या इसी को हम लॉन्ग रन और फंडामेंटल भी कहते हैं, और लास्ट है आपका मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। ये होता है इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, यानी कि जब डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होते हैं उनकी वजह से स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2012 के बाद से क्या हुआ है कि मोबाइल फोन्स का यूटिलाइजेशन बढ़ता चला गया है। इस वजह से जो मोबाइल के इंपोर्ट्स हैं इसमें काफी इंक्रीज आया है। पहले जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा होती गई है, इसलिए इनके इंपोर्ट्स में इंक्रीज देखा जा सकता है। दूसरा है साइक्लिकल। ये जो साइक्लिकल है ये होता है ड्यू टू ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल की वजह से हमको साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, एक्सपेंशन या बूम की हो सकती है, रिसेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और रिकवरी हो सकती है। इन सभी सिचुएशंस के टाइम में अलग अलग तरीके से आपको डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम आएगा, यानी इन्वेंशन हो नया या इनोवेशन हो तो उसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम आएगा। फॉर एग्जाम्पल ईवीज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आजकल उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ रही है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि टेस्ला ये इंडिया में आती है अगर, तो यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट्स करेंगे या एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट रन। इंटरनेशनल बोरोइंग और लेंडिंग में चेंज होने की वजह से अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसको हम शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आईएमएफ ने रिसेंटली पाकिस्तान को पैसे प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट है सेक्युलर या लॉन्ग रन या फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। ये जो शब्द है फंडामेंटल, ये नेम जो है ये दिया है आईएमएफ ने। सेक्युलर या लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट सरप्लस और डेफिसिट, यानी कि जब कोई कंट्री कंटिन्यूअसली आइदर सरप्लस में हो या डेफिसिट में हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन या सेक्युलर या फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। जैसे 2004 के बाद से इंडिया क्या है, डेफिसिट में रही है। और लास्ट है मॉनेटरी। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से अगर बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम है तो उसे हम कहते हैं मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम भी होता है, सेक्युलर भी होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है, लेकिन डेमोग्राफिक डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not a function of IMF? पहला है IMF provides technical advice to its members regarding monetary and fiscal policies. दूसरा है IMF provides short-term financial assistance to its member to solve BOP problems. Next है IMF functions as a reservoir of currencies of member countries and enable the member to borrow the other currencies.
to promote private foreign investment by means of guarantees on participation in loan and other investment made by private investors. हमको बताना है इनमें से IMF का फंक्शन कौन सा नहीं है. तो IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वर्क करता है सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी की तरफ अपने 190 मेंबर कंट्रीज के लिए. ये ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को सपोर्ट करता है बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि प्रमोट करती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, मॉनेटरी कोऑपरेशन को, जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जॉब्स बढ़ती हैं और इकोनॉमिक वेलबींग आती है. IMF गवर्न और अकाउंटेबल होता है टू इट्स मेंबर कंट्रीज. IMF की 3 क्रिटिकल मिशंस हैं: इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और डिस्करेजिंग पॉलिसीज दैट वुड हार्म प्रोस्पेरिटी. और अपनी इस मिशन को फुलफिल करने के लिए जो IMF कंट्रीज है वो साथ में वर्क करती हैं. IMF एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1944 में एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. इसकी फॉर्मेशन फर्दर हुई 27 दिसंबर 1945 में. इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा. कुछ नंबर्स के थ्रू अगर हम IMF को देखें तो इसमें 190 मेंबर्स हैं जो कि इसे गवर्न करते हैं और IMF इनको अकाउंटेबल है. इसके अलावा जब IMF बनाया गया था तब जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें 44 मेंबर्स थे. 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन. IMF $1 ट्रिलियन लेंड कर सकता है टू इट्स मेंबर कंट्रीज. नेक्स्ट IMF क्या क्या करता है? तो पहला है पॉलिसी पर एडवाइस देता है, यानी कि जो भी कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करता है और कंट्रीज को एडवाइस करता है. इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, लोन्स और फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करके मेंबर कंट्रीज को. इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग देता है ताकि गवर्नमेंट्स जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके. इससे क्या करता है? वो कैपेसिटी डेवलपमेंट करता है. अब देख लेते हैं कि IMF की क्या क्या फंक्शंस हैं. पहला है रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म BOP डिसइक्विलिब्रियम को पूरा करने के लिए. इसके अलावा एक्सचेंज रेट्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है. प्लस IMF क्या है? एक रिपोजिटरी है मेंबर कंट्रीज की करेंसीज का, जहां से एक कंट्री बोरो कर सकती है दूसरी कंट्री की करेंसीज को. लोन्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और पॉलिसी रिकमेंडेशंस देता है ताकि डेट लेवल्स को कम किया जा सके और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके जो भी इनकी लो इनकम मेंबर्स हैं वहां पर. वापस से अगर हम क्वेश्चन पर आए तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि IMF टेक्निकल एडवाइस देता है मेंबर नेशंस को मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज से रिलेटेड. दूसरा है IMF प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स. ये भी सही है. थर्ड है IMF functions as a reservoir of currencies of member countries and enables the member to borrow the other currencies. तो ये भी बिल्कुल सही है. ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए क्या है? To promote private foreign investment by means of guarantees on participation in loans and other investment made by private investors. ये IMF का फंक्शन नहीं है. ये फंक्शन है IBRD का, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा. अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा महाराष्ट्र सेट 2023 के इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस. होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी. थैंक यू.